बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। तो आज की वीडियो में हम क्लास 9th मैथ्स नेशनल बुक फाउंडेशन चैप्टर नंबर 8 एक्सरसाइज 8.1 को कंप्लीट सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 6 तक सॉल्व किया था और उसका जो लिंक है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियो में जब हम क्वेश्चन नंबर 6 कर रहे थे तो हमने पैरेलल का कॉन्सेप्ट पढ़ा था। जिस तरह हमने पैरेलल का एक फार्मूला देखा था, सेम वैसे ही परपेंडिकुलर का फार्मूला भी हम देखेंगे। पहले हम क्वेश्चन नंबर 7 को पढ़ लेते हैं कि इसके अंदर है क्या। जैसे है फाइंड के, आपने के को फाइंड करना है। इफ लाइंस पासिंग थ्रू, अगर लाइंस गुजरे P -1 to Q 4 7 एंड R 2 के S 7 10। अब आपको ये 4 आपके पास पॉइंट्स दिए गए हैं, लाइंस दी गई हैं। आर परपेंडिकुलर, वो क्या है? परपेंडिकुलर हैं। आपको सबसे पहले तो पता होना चाहिए कि परपेंडिकुलर का साइन क्या होता है। तो परपेंडिकुलर का साइन होता है ये वाला, ठीक है। अब हमने देखना है कि हम परपेंडिकुलर के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे। तो ये है हमारे पास बेसिक कॉन्सेप्ट्स। हमने प्रीवियस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 6 के लिए ये वाला फार्मूला यूज किया था और अब हम परपेंडिकुलर के लिए ये वाला फार्मूला यूज करेंगे। और फार्मूला क्या है? m इज परपेंडिकुलर टू ए बी यानी कि आपको कोई भी दिया गया नंबर, ठीक है, उसको इज इक्वल करना है आपने किसके? -1 डिवाइडेड बाय m के। ये सारे फार्मूलाज हमने देखे थे। अब हमारे पास कितने पॉइंट्स हैं? 4 पॉइंट्स हैं, ऐसी है। तो हमने 4 पॉइंट्स के लिए जो फार्मूला देखा वो सेम यही है, m इज परपेंडिकुलर टू ए बी। लेकिन यहाँ पे क्या है? ए बी और सी डी यानी कि 4 आपके पास पॉइंट्स आ गए। इन 4 पॉइंट्स फॉर परपेंडिकुलर, 4 पॉइंट्स के में आपने परपेंडिकुलर के लिए ये वाला फार्मूला यूज करना है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आया? एम ए बी मल्टीप्लाई एम सी डी इज इक्वल टू -1। आंसर वही आएगा -1 का, लेकिन इससे m जो है वो स्किप हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे 4 पॉइंट्स आए हैं। 2 पॉइंट्स के लिए आपने ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं। तो अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करने की तरफ। तो स्टूडेंट्स, इसका फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा? m ए बी की जगह में क्या लिखूं? मेरे पास पी क्यू और आर एस है तो मैं पी क्यू और आर एस लिखूंगी। पी क्यू ये किसको मल्टीप्लाई करेगा? किसके साथ? m आर एस को, और आंसर इसका क्या आएगा? -1। तो अब इसके लिए तो सबसे पहले हमें एम पी क्यू और एम आर एस का पता होना चाहिए। तो हम एम पी क्यू को पहले फाइंड करेंगे और फिर एम आर एस को फाइंड करेंगे। तो एम पी क्यू क्या है? एम क्या है? एम है स्लोप। तो इसका मतलब है स्लोप ऑफ लाइन पी क्यू हम लोग अभी फाइंड करेंगे। स्लोप ऑफ लाइन पी क्यू। अब इसको फाइंड करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला था जो हमने प्रीवियस वीडियो में काफ़ी दफ़ा यूज़ किया है। स्टूडेंट्स, आपने अगर ये वीडियो देखनी है तो इससे पहले आपको वो वीडियो देखना लाजमी है। मैं आपको फिर बता रही हूँ, डिस्क्रिप्शन अवेलेबल है, नीचे वीडियो पे देखें। अगर वीडियो के नीचे आपने जो टाइटल लिखा है उसके साथ मोर लिखा होगा, मोर को दबाएंगे आपके पास सारी डिस्क्रिप्शन आ जाएगी। वहाँ से आपने डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको दिया गया है, उसको आपने क्लिक करना है और आपके पास वीडियो आ जानी है। तो आपने वो देखनी है, फिर ये देखनी है। अब एम पी क्यू, इसका जो फॉर्मूला है वो क्या हमने पढ़ा है? y2 - y1 डिवाइडेड बाई x2 - x1। अब ये हमारे पास इसका फॉर्मूला है। हमारे पास y2 क्या है? हमने सबसे पहले देखना है कि x1 y1 और y1 y2 ये क्या है। तो ये हमारे पास p की क्या वैल्यू है? -1 और 2, और q की क्या वैल्यू है? 4 और 7। ये किसकी वैल्यू है? q की। अब इसमें से x1 कहाँ है? ये है। y1 कहाँ है? ये। x2 ये है और y2 ये है। अब इसमें फॉर्मूला देखें, y2 - y1 है तो y2 क्या है? 7 - 2। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? इज इक्वल टू 7 - 2 डिवाइडेड बाय x2 क्या है हमारे पास? 4 -1। तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 4 माइनस ब्रैकेट में -1 लिखेंगे क्योंकि हम दो साइंस को सेम जगह पे नहीं लिख सकते। तो ये आ गया 7 - 2 डिवाइडेड बाय 4 + 1। ये आ गया -+1। अब हमारे पास क्या आएगा? 7 - 2 इज इक्वल टू 5 डिवाइडेड बाय 4 + 1 इज इक्वल टू 5। 5 1 ज़ा 5, 5 1 ज़ा 5। आपके पास एम पी क्यू का क्या आंसर आया? 1। तो हम ये यहाँ पे लिख लेंगे 1। अब इसी तरह हमने किसको फाइंड करना है? एम आर एस को फाइंड करना है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे एम आर एस इज इक्वल टू सेम इसी तरह y2 - y1 डिवाइडेड बाय x2 - x1। इसके लिए भी हम इधर यहाँ पे लिख लेंगे कि हमारे पास r क्या है?
2k है और s क्या है 7 और 10। तो इसके लिए भी हम इसी तरह लिख लेंगे, ये हमारे पास x1 है, ये y1 है, ये x2 है और ये y2 है। तो हमने क्या करना है, इसकी जो y2 माइनस y1 है वो लिख लेना है। 10 माइनस के आ जाएगा यहाँ पे, ये हम लिखेंगे 10 माइनस के, इसी तरह डिवाइडेड बाय x2 क्या है आपके पास 7 और 2, तो ये 7 माइनस 2 हो जाएगा। 7 माइनस 2, 7 में से 2 निकालेंगे तो क्या आंसर आएगा 5, ये आ गया 5। 10 माइनस के। अब असल में जो हमने फाइंड करना है वो क्या है, के। ये देखें आप क्वेश्चन में पढ़ सकते हैं फाइंड के, तो हमने के को फाइंड करना है। अब आपने इसको जो आपके पास फॉर्मूला दिया गया था उसको यूज करते हुए के का आंसर निकालना है। तो यहाँ पे आपके पास क्या फार्मूला है, एम पी क्यू मल्टीप्लाई बाय एम आर एस इज इक्वल टू -1। पी क्यू का क्या आंसर आया आपके पास 1, तो ये देखें एम पी क्यू इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई बाय आर एस का क्या आंसर है 10 माइनस के डिवाइडेड बाय 5, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 10 माइनस के डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू -1। अब जब भी हम डिवीजन की फॉर्म में इस तरह का देखते हैं तो हम क्या करते हैं, उन दोनों को आपस में उसके साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। किसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं, जो डिवीजन में हमारे पास दिया गया होता है, यानी कि जो एलसीएम होता है उसको हम सारों के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो इसका एलसीएम क्या है 5, तो ये हमारे पास इसको 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आएगा। तो हम 10 माइनस के डिवाइडेड बाय 5 को यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेंगे किसके साथ, 5 के साथ। यहाँ पे लिख भी लेती हूँ मल्टीप्लाई बाय 5 ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड्स पे। ये 10 के साथ 5 के साथ मल्टीप्लाई कर लिया, -1 को भी आप कर लेंगे 5 के साथ मल्टीप्लाई, तो आपका क्या आंसर आएगा 5 1 ज़र 5 -5, और ये 5 5 से कट गया, पीछे हमारे पास क्या रह गया 10 माइनस के। अब कॉन्स्टेंट्स क्या है हमारे पास 10 और -5, तो हम -5 को इधर ही रहने देंगे, इस 10 को इधर आके क्या कर देंगे माइनस कर देंगे। तो आप देखेंगे कि माइनस माइनस प्लस और ये आ जाएगा 15, तो ये बड़ी रकम के साथ कौन सा साइन है माइनस का, तो -15 माइनस के, माइनस माइनस आपस में कैंसिल हो गए, तो के का जो आपका फाइनल आंसर आया वो क्या आया है 15। तो इन्होंने जो हमें कहा था कि फाइंड करें के को, हमने कर लिया और उसका हमारा आंसर क्या आया है 15, आप देख सकते हैं। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ आते हैं। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 8 को हम पहले पढ़ लेते हैं, समझते हैं और फिर हम इसको सॉल्व करेंगे। हमारे पास क्वेश्चन है यूजिंग स्लोप्स, आप यूज करें इन स्लोप्स को, प्रूव दैट पॉइंट्स, और इन पॉइंट्स को आप प्रूव करें कि ये कोलिनियर हैं, आर कोलिनियर। ये सारे पॉइंट्स दिए गए हैं आपको और इनमें आपने बताना है कि आर कोलिनियर, क्या ये कोलिनियर है, तो ये अच्छा आपने ये नहीं बताना कि ये कोलिनियर है, उन्होंने आपको पहले से ही बता दिया कि ये क्या है कोलिनियर है। अब कोलिनियर का मतलब क्या होता है इसका कंसेप्ट पहले हम देखेंगे। तो स्टूडेंट्स ये मैंने अपनी वर्डिंग में इसको बहुत ही सिंपल तरीके से लिखा हुआ है और मैं अब इसको समझाऊंगी कि इफ़ ऑल लाइंस लाई ऑन सेम लाइन, यानी कि आपको जैसे एक यहाँ पे एक लाइन है, ठीक है, और इसके ऊपर 3 लाइंस ऐसे ऐसे होके दिखाई दे रही हैं, ठीक है, ये 3 लाइंस हैं और ये स्लोप्स है। अब वो कहते हैं कि दे विल बी कोलिनियर, वो क्या होंगे, वो कोलिनियर होंगे। ये देखें ये एक ही लाइन के ऊपर आपको 3 लाइंस नजर आ रही हैं, तो इसका मतलब है कि दे विल बी कोलिनियर, ये क्या होंगे कोलिनियर। जैसे मैं कहती हूँ कि अगर मैंने इस तरह बोलना है तो मैं क्या कहूँगी कि MAB जो है वो इक्वल है BC के। अब आप देखें कि B इसके अंदर भी पाया जा रहा है और इसके अंदर भी है, तो मैं कहूँगी कि क्या है ये दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं और ये क्या है कोलिनियर हैं। तो इस उम्मीद है आपको ये कंसेप्ट समझ आ गया होगा। अब हम अपने क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो स्टूडेंट्स हमारे पास ये मैंने फॉर्मूला लिख लिया है, जहाँ पे मैंने ए बी आपको समझाया था ना, वहाँ पे आपने एक्स वाई और वाई जी का यूज़ कर लिया। अब सबसे पहले तो आपको इसकी स्लोप फाइंड करनी पड़ेगी। जब भी आपके पास m आएगा वही फार्मूला यूज़ करना है, y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1 वाला। अब आप वो फार्मूला यूज़ करते हुए एम एक्स वाई को निकालेंगे और एम वाई जी को निकालेंगे। तो सबसे पहले हम किसको फाइंड करेंगे, एम एक्स वाई को फाइंड करेंगे। तो एम एक्स वाई के लिए क्या लिखूंगी, y2 माइनस y1 वही फार्मूला डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। अच्छा अब y2 और y1 निकालेंगे कैसे, पहले x y को मैं इधर साइड पे लिख लेती हूँ। ये मेरे पास x है और इसकी क्या वैल्यू है 0 और -3, और ये मेरे पास y है और इसकी क्या वैल्यू है 4 और 7, और मेरे पास जो z है उसकी क्या वैल्यू है 6 और 12। मैंने लिख लिया। अब इन दोनों को, ये दोनों फिलहाल मुझे चाहिए, ऐसे ही है x और y।
तो इसमें से जो x1 है वो ये है, x2 ये है, y1 ये है और y2 ये है। अब मुझे क्या चाहिए, y2 माइनस y1, तो 7 माइनस -3, क्योंकि इसके साथ भी -3 है, तो ये क्या आ जाएगा, 7 माइनस -3 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1 करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, x2 क्या है, 4 माइनस 0, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 4 माइनस 0। 7 माइनस माइनस प्लस, 7 और 3 को प्लस करेंगे, क्या आंसर आएगा, 10 डिवाइडेड बाय 4। अब हम इसको कट करेंगे, 2 2 जार 4 और 2 5 जार 10। आपके पास फाइनल जो एम एक्स वाई का आंसर आएगा वो क्या आएगा, 5 डिवाइडेड बाय 2। इसी तरह आपने क्या करना है, ये जो वाई जी है इसको भी सॉल्व करना है, तो ये आपके पास आएगा एम वाई जी। जब भी आपने इसको सॉल्व करना है तो आप इसके ऊपर ऐसे लिख सकते हैं, स्लोप ऑफ वाई जी, और इसके ऊपर क्या लिख लेंगे, स्लोप ऑफ एक्स वाई। ऐसे ही फाइंड कर रहे हैं ना, तो ये आप लिख सकते हैं, ठीक है, एक स्टेटमेंट दे सकते हैं। इसके आगे मैं एरो लगा देती हूँ ताकि आपको समझने में मुश्किल ना हो। तो ये ऐसे, अब हमने एम वाई और जी को फाइंड करना है, तो स्लोप्स कैसे फाइंड करते हैं, वही फार्मूला y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। अब y2 हमारे पास क्या है, मैं इन दोनों को लूँगी, अब y और z को। अब इसमें मेरे पास x1 ये है, y1 ये है, इस तरह x2 ये है और y2 ये है, ये आ गया 2 माइनस 7, तो मैं इसको यहाँ पे क्या लिख लूँगी, 2 माइनस 7 डिवाइडेड बाई x2 क्या है हमारे पास, 6 माइनस 4, तो ये आ गया 6 माइनस x1 क्या है, 4, तो हमारे पास क्या आ गया, 2 माइनस 7 इज इक्वल टू, सॉरी 12 माइनस 7 इज इक्वल टू 5 डिवाइडेड बाई 6 में से 4 निकालेंगे तो क्या आंसर आएगा, 2, तो ये मेरे पास आ गया 2। अब आप देख रहे हैं कि आपका एक्स वाई और वाई जी, ये वाई जी का ही आंसर है ना, एम वाई जी, दोनों का आंसर आप देख सकते हैं क्या आया है, सेम आया है। मैं आपको एक दफ़ा इसको हाईलाइट करके भी दिखा देती हूँ। 5/2 हमारा इसका भी आंसर आया था और इसका भी आंसर आया था। अब देखिए हमने क्या बोला था कि वो दोनों एक ही लाइन के ऊपर लाई करेंगे, तो हम इसका जो फॉर्मूला है जो हमने लिखा था एम एक्स वाई इज इक्वल टू एम वाई जी, वो यहाँ पे लिख लेंगे कि एम एक्स वाई क्या हो गया, इक्वल हो गया किसके, एम वाई जी के, और इनके जो आंसर हैं वो क्या आए हैं, 5 डिवाइडेड बाई 2, तो मैं यहाँ पे लिख लूँगी 5 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 5 डिवाइडेड बाई 2। अगर आपने एंड पे स्टेटमेंट देनी है तो वो आप कैसे दे सकते हैं कि एक्स वाई और जी जो है, मैंने आपको ये बताया ना कि तीनों लाई करें सेम लाइन के ऊपर, तो ऑल लाइज ऑन सेम लाइन, ऑल लाइज ऑन, या लाई है तो फिर सेम लाइन्स लिख लें, तो ये लाइन्स आगे आपने बता देना कि ये क्या है, हैंस दे आर कोलिनियर। चूंकि इन दोनों के आंसर सेम आए हैं तो हम क्या लिखेंगे कि ये क्या है, कोलिनियर हैं, तो इसका हमारे पास ये स्टेटमेंट हमने लिख लिया, ये आप यहाँ पे लिख सकते हैं। ओके, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट हो चुका है। मैं आपको एक दफ़ा दिखा भी देती हूँ, ये देखें। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 9 के लिए हमें कोई कंसेप्ट समझने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमने कोलिनियर का कंसेप्ट पिछले क्वेश्चन में सही से समझ लिया था। अब हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं कि फाइंड वैल्यू ऑफ वाई इफ पॉइंट्स पी। क्या कहते हैं कि आपने इन दोनों को इक्वल करना है, यानी कि जो कोलिनियर है वो आपने फॉर्मूला लिखना है और फिर आपने बताना है कि आपने वाई की क्या वैल्यू निकाली है उससे। तो वाई की वैल्यू फाइंड करनी है, सबसे बड़ा हमारा टारगेट यही होगा। इफ पॉइंट्स कौन से हैं, पी क्यू और आर के, आर कोलिनियर, तो सबसे पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं। वहाँ पे एक्स वाई और वाई जी का कॉन्सेप्ट था, यहाँ पे क्या है, एम पी क्यू इज इक्वल टू एम क्यू आर। तो सबसे पहले हम स्लोप्स निकालेंगे, स्लोप ऑफ एम पी क्यू, और फिर बाद में हम लोग एम क्यू आर की भी स्लोप निकालेंगे। तो इसके लिए एम पी क्यू इज इक्वल टू कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, वही y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1 वाला। अच्छा, अब हमने देखना है कि y2 हमारे पास इसमें से क्या है, तो आप देख सकते हैं ये हमारे पास x1 है, p में से x1 ये हुआ और y1 ये हुआ, इसमें से x2 ये है और y2 ये है। तो ये देखें y2 माइनस y1 है ना, तो 2 माइनस y हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, 2 माइनस y डिवाइडेड बाय, इस तरह आगे देखते हैं, x2 है ना, तो 5 माइनस 4, 5 में से 4 निकालेंगे
मैं यहाँ पे एक दफ़ा लिख लेती हूँ, फिर हम लोग फाइनल लिख लेंगे। एम पी क्यू किसके इक्वल हो गया, इज इक्वल टू 2 माइनस वाई रहेगा, 5 माइनस 4 इज इक्वल टू 1, और इसका जो फाइनल आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा, 2 माइनस वाई। अब आते हैं स्लोप ऑफ एम क्यू आर के लिए हमने जो फाइंड करना है, तो स्लोप ऑफ एम क्यू आर फाइंड करेंगे। यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ, स्लोप ऑफ एम क्यू आर, इसके लिए भी वही फार्मूला यूज होगा, y2 माइनस y1 वाला, y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। और ये हम क्या फाइंड कर रहे हैं, हम फाइंड कर रहे हैं एम क्यू आर को। तो y2 और y1 को हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं साइड पे, मैं आपको एक दफ़ा बता देती हूँ। हमने q और r को फाइंड करना है, तो ये है 5 2, और r हमारे पास क्या है 6 और 2y प्लस 1। तो इसमें से x1 क्या होगा ये, और x2 ये, y1 ये और y2 ये। तो हमने क्या करना है, y2 माइनस y1 करना है, तो 2y प्लस 1 माइनस 2 आ जाएगा। इसी तरह 2y प्लस 1 माइनस 2 डिवाइडेड बाय आगे 6 माइनस 5, तो ये क्या आ जाएगा 6 माइनस 5। 2y प्लस 1 माइनस 2, प्लस माइनस माइनस 2 में से 1 निकाले तो क्या आंसर आया 1। बड़ी रकम के साथ कौन सा साइन है, बड़ी रकम के साथ माइनस का साइन है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे माइनस 2y माइनस 1 डिवाइडेड बाय 6 में से 5 निकालेंगे तो 1 नहीं आएगा, तो ये हमारे पास 1 आ गया। फाइनल हमारे पास 2y माइनस 1 नहीं आएगा। अब हम देखेंगे कि जो हमारे पास एम पी क्यू और क्यू आर के आंसर आए हैं वो क्या आए हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे हमारे पास क्या आंसर आया था, एम पी क्यू का आंसर आया था 2 माइनस वाई, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे 2 माइनस वाई इज इक्वल टू, आगे आते हैं हमारे पास एम क्यू आर का क्या आंसर आया था, ये हमारे पास एम क्यू आर का आंसर आया था 2y माइनस 1, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 2y माइनस 1। अब हमने क्या करना है, सेम वही चीज़ करनी है कि जो वेरिएबल्स हैं उनको सेपरेट कर लेने हैं, और जो हमारे पास कॉन्स्टेंट्स हैं उनको सेपरेट कर लेना है। तो माइनस वाई, ये प्लस हो रहा है इधर आके क्या हो जाएगा माइनस 2y माइनस 1, ये प्लस हो रहा है इधर आके क्या हो जाएगा माइनस, तो माइनस माइनस प्लस इज इक्वल टू माइनस 3, और यहाँ पे माइनस माइनस प्लस ये क्या आ गया माइनस 3y, तो y इज इक्वल टू माइनस 3 डिवाइडेड बाय 3, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, 3 1 जार 3 और 3 1 जार 3, तो हमारे पास y का क्या आंसर आया, y इज इक्वल टू 1। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ चुका है, y इज इक्वल टू 1। अब अगर आपने चेक करना हो ना कि आपका क्या आंसर आया, मतलब आपका जो आंसर है वो ठीक आया कि नहीं, तो आप इन y के अंदर अपना आंसर को पुट कर सकते हैं और बता सकते हैं कि ये दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास ये आया ना एम पी क्यू का आंसर 2 माइनस वाई, तो आप 2 माइनस 1 यहाँ पे लिख के इज इक्वल टू किस 2 में से 1 निकालेंगे तो 1 ही आंसर आएगा ना। इसी तरह अगर आप 2y माइनस 1 की जगह y में 1 पुट करेंगे तो 2 1 जार 2, 2 माइनस 1 आपका आंसर क्या आएगा 1। तो इससे मुझे पता लगा कि जो मेरा y का आंसर आया वो क्या आया है, बिल्कुल ठीक आया है। मैं आपको एक दफ़ा पूरा क्वेश्चन को दिखा भी देती हूँ ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना रहे। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ आते हैं। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 10 आपको दिया गया है प्रूव बाय यूजिंग स्लोप्स, यानी कि आपने स्लोप्स को यूज करते हुए इसको प्रूव करना है, जो कि आपको पॉइंट दिए गए हैं, दैट पॉइंट्स 3 पॉइंट्स दिए गए हैं ए बी और सी के, और वर्टिसेस ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि राइट एंगल ट्रायंगल होता क्या है। स्टूडेंट्स अगर हम स्लोप्स में राइट एंगल ट्रायंगल की बात करें तो हमने देखना होता है कि किसी भी 2 सेगमेंट्स, अब 2 सेगमेंट्स कौन से होते हैं, जैसे आपके पास ए बी सी दिए ना, तो इसमें 3 सेगमेंट आते हैं, एक होता है ए बी का, दूसरा होता है बी सी का, और तीसरा होता है ए सी का या सी ए का। ठीक है, अब आपके पास ये 3 सेगमेंट्स हैं। अब आप अगर देखें तो इन 2 सेगमेंट्स में आप देखेंगे आपको बी कॉमन नज़र आएगा, और अगर इन 2 सेगमेंट्स में देखें तो आपको सी कॉमन नज़र आएगा, और अगर ये लास्ट में और इस फर्स्ट में देखें तो ए कॉमन नज़र आएगा। तो अगर आपके 2 सेगमेंट्स का प्रोडक्ट -1 के इक्वल आता है तो वो इंडिकेट करेगा कि ये परपेंडिकुलर लाइंस हैं। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। यानी कि आपने किसी भी 2 सेगमेंट्स में, इसमें से किसी भी 2 सेगमेंट्स को लेके
आपने दिखाना है कि उनका आंसर क्या आना चाहिए, -1 आना चाहिए। और इसी तरह आपको पता लगेगा कि ये जो हमारा आंसर आया है वो ठीक आया है या नहीं आया, यानी कि ये जो हमारा आंसर आया है इसके मुताबिक ये राइट एंगल ट्रायंगल है या नहीं। तो इसको मालूम करने के लिए हमारे पास जो स्लोप्स के आंसर आएंगे वो कुछ इस तरह के होने चाहिए कि हम किसी दो को आपस में मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आंसर है, -1 आंसर है। तो चलें हम -1 आंसर लाने की कोशिश करते हैं। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले तो आपने निकालनी है स्लोप्स, स्लोप ऑफ ए बी, स्लोप ऑफ बी सी एंड स्लोप ऑफ ए सी। तो यहाँ पे हम लिखेंगे स्लोप ऑफ ए बी इज इक्वल टू, इसी तरह स्लोप ऑफ बी सी इज इक्वल टू एंड स्लोप ऑफ ए सी इज इक्वल टू। अब हमने फॉर्मूले को पहले से ही पढ़ा हुआ है y2 माइनस y1 को। अब मैं बार बार उस फॉर्मूले को नहीं लिखूंगी क्योंकि अब आपको समझ आ गई है कि हमने फॉर्मूला किस तरह लिखना होता है। यहाँ पे मैं फाइनल m और ए बी का आंसर लिखूंगी, यानी कि स्लोप ऑफ ए बी का। यहाँ पे मैं फाइनल m बी सी का आंसर लिखूंगी और यहाँ पे मैं फाइनल ए सी का आंसर लिखूंगी, स्लोप ऑफ ए सी का। अब इसको निकालना कैसे है, मैं साइड पे यहाँ पे लिख देती हूँ ए की वैल्यू भी, बी की भी और सी की भी। ए बी और सी। ए का क्या आंसर है, 3 और -1। बी का क्या आंसर है, -5 और -5। इसी तरह सी का क्या आंसर है, 1 और 3। अब इसमें से सबसे पहले तो x1 और y1 हमारे पास क्या आते हैं, x1 और y1, x2 और y2। अब y2 कौन सा है इसमें से, ये है -5। तो हम यहाँ पे क्या लिख लेंगे, -5 डिवाइडेड बाय y2 है -1। इसी तरह आगे आते हैं, ये है x2 माइनस x1, तो -5 -3। आपका आंसर क्या आएगा, -5 माइनस प्लस, -5 + 1 डिवाइडेड बाय -5 -3 माइनस प्लस और 5 में से हम लोग 3 को निकालेंगे, सॉरी ऐड करेंगे, तो हमारे पास क्या आएगा, 8 -8 ऐसे ही है। अब देखें प्लस माइनस माइनस, 5 में से 1 निकाले, बड़ी रकम के साथ क्या है, -4 डिवाइडेड बाय -8। माइनस माइनस तो कैंसिल हो गए, 4 1 जार 4 और 4 2 जार 8। आपका जो स्लोप ऑफ ए बी का आंसर आया वो क्या आया है, 1 डिवाइडेड बाय 2। इसी तरह अगर स्लोप ऑफ बी सी की बात करें तो इसमें भी x1 और y1 को पहले देखेंगे। तो ये है आपके पास अब x1, ये आपके पास y1, ये आपके पास x2 आ गया और ये y2 आ गया। अब आपने इसको देखना है, तो यहाँ पे देखेंगे कि 3 माइनस -5, 3 माइनस 5 डिवाइडेड बाय 1 माइनस -5 इज इक्वल टू 3 माइनस प्लस 1 माइनस प्लस 5 6 7 8 डिवाइडेड बाय 6। 2 4 जार 8, 2 3 जार 6। आंसर क्या आया, 4 डिवाइडेड बाय 3। तो हम यहाँ पे क्या लिख लेंगे, 4 डिवाइडेड बाय 3। अब स्लोप ऑफ ए सी को निकालते हैं। अब हमारे x1 और y1 कौन से होंगे, x1 ये होगा, x2 ये होगा, y1 ये होगा और y2 ये होगा। तो हम क्या लिखेंगे, 3 माइनस -1, तो ये यहाँ पे आएगा 3 माइनस -1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 3, तो ये आ गया 1 माइनस 3। 3 माइनस माइनस प्लस, 3 + 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 3। 3 + 1 इज इक्वल टू 4, 4 डिवाइडेड बाय -2। 3 में से 1 निकाले 2, बड़ी रकम के साथ माइनस का साइन है, 2 1 जार 2 2, 2 जार 4। तो आपके पास क्या आंसर आया, -2। अब आपके पास तीनों स्लोप्स के आंसर आ चुके हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे मैंने तीनों स्लोप्स के आंसर लिख लिए हैं। एम ए बी का 1 डिवाइडेड बाय 2, एम बी सी का 4 डिवाइडेड बाय 2 और एम ए सी का -2। अब हमारे पास ये दो कुछ सेम लग रहे हैं, इसमें भी 2 आता है और इसमें भी 2 होता है, और साइन हमारे पास क्या आना चाहिए, माइनस का। तो हमारे पास माइनस का साइन भी है। हमारा जो फॉर्मूला था वो ये था कि किसी भी दो स्लोप्स का आंसर क्या आना चाहिए, -1 आना चाहिए।
तो अगर हम कंसिडर करें कि ए बी और ए सी का आंसर -1 के इक्वल आता है मल्टीप्लाई करने से, तो हम लोग देखेंगे कि क्या आता है या नहीं। तो मैंने यहाँ पे लिख लिया है एम ए बी का हमारा क्या आंसर आया था 1 डिवाइडेड बाई 2, मैंने लिख लिया मल्टीप्लाई बाय एम ए सी क्या क्या आंसर आया था -2, ये मैंने -2 लिख लिया। 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, आंसर क्या आया -1। अब मेरे पास प्रूव हो गया है कि जो प्रोडक्ट ऑफ ए बी और प्रोडक्ट ऑफ ए सी, इन दोनों का आंसर -1 आया है। इसीलिए ए बी और सी ये तीनों मिलके एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं, और हम नीचे एक स्टेटमेंट देंगे कि ये क्यों राइट एंगल ट्रायंगल रहा है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे सो ए बी एंड सी form a right angle triangle। हमारे पास जो राइट एंगल ट्रायंगल है वो बन चुकी है। मैं आपको एक दफ़ा इसका आंसर सारा दिखा देती हूँ। ये हमारे पास सारा हमने इसका आंसर किया था, आप इसको देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ आते हैं। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 11 में हमारे पास क्या है, यूजिंग स्लोप प्रूव दैट, स्लोप को यूज करते हुए प्रूव करें ए बी सी एंड डी ये चारों वर्टिसेस होने चाहिए किसके, पैरेललोग्राम के। अब सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि पैरेललोग्राम किस तरह की होती है। तो ये देखें आप, ये हमारे पास पैरेललोग्राम है और इसकी 4 साइड्स हैं। फॉर एग्जांपल मैं कहती हूँ कि ये ए है, ये बी है और ये सी है और ये डी है, ठीक है, ये पैरेललोग्राम है। अब इस पैरेललोग्राम में वो कहते हैं कि ये स्लोप को यूज करते हुए प्रूव करें कि ये पैरेललोग्राम है या नहीं। तो इसके लिए भी हमें पहले कॉन्सेप्ट देखना पड़ेगा, हम फिर इसको सॉल्व करेंगे। जैसा कि स्टूडेंट्स, ये पैरेललोग्राम का कॉन्सेप्ट मैंने लिखा हुआ है। इसमें क्या है कि आपके पास ये इक्वल होने चाहिए, दे शुड बी इक्वल। क्या इक्वल होना चाहिए, ये लाइन इस लाइन के इक्वल होनी चाहिए, इसी तरह ये लाइन इस लाइन के इक्वल होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर मैं इन दोनों लाइंस की बात करूं तो इन दोनों को इक्वल होना चाहिए, यानी कि ए डी और बी सी एक दूसरे के इक्वल होने चाहिए। इसी तरह ए बी और सी डी आपस में इक्वल होने चाहिए। इसी तरह प्रूव होगा कि ये क्या है, ये एक पैरेललोग्राम है। कॉन्सेप्ट इसलिए बताती हूँ ताकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो, तभी आप अपने क्वेश्चन की तरफ मूव करें और अपने क्वेश्चन को आसान बना सकें। तो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 को सॉल्व करने की तरफ। तो स्टूडेंट, जैसा कि हमने अभी पैरेललोग्राम में 4 सेगमेंट्स पढ़े हैं, और अब वो कौन से सेगमेंट्स हैं, ए बी, बी सी, सी डी और ए डी। ए बी, बी सी डी और ए डी, ये 4 सेगमेंट्स हैं। अब इन 4 सेगमेंट्स को अगर मैं लिखूं तो वो इस तरह लिख सकती हूँ, ए बी कॉमा बी सी डी और ए डी। अब ये मेरे पास 4 सेगमेंट्स हैं, मैंने इन चारों सेगमेंट्स की स्लोप निकालनी है। उन्होंने बताया ना यूजिंग स्लोप, यानी कि स्लोप को यूज करें। तो हमने क्या लिखना है, स्लोप ऑफ ए बी, सबसे पहले ये सॉल्व करेंगे, फिर स्लोप ऑफ बी सी वो सॉल्व करेंगे, इसी तरह सी डी और ए डी की भी स्लोप हम फाइंड करेंगे। तो स्लोप ऑफ ए बी के लिए वही फार्मूला यूज होगा, हम वही फार्मूला यूज करेंगे, y2 माइनस y1 वाला, y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1। इस फॉर्मूले को यूज करेंगे और हम लोग ए बी सी डी को साइड पे लिख लेंगे। ये 4 सेगमेंट्स यानी कि ये 4 पॉइंट्स हमें दिए गए थे। अब इसमें से फिलहाल x2 कौन सा है, ये x1 है, ये x2 है, ये y1 है और ये y2 है। अब हमने इसको देखते हुए अपने क्वेश्चन को सॉल्व करना है। y2 हमारे पास क्या था 3, तो 3 माइनस y1 क्या है 1, तो हम यहाँ पे क्या लिख लेंगे 1 डिवाइडेड बाय x2 हमारे पास क्या है 6 और x1 क्या है -2, तो हम क्या लिखेंगे 6 माइनस -2। 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाय 6, माइनस माइनस प्लस, 6 और 2 कितने हो गए 8, 2 1 ज़ार 2 और 2 4 ज़ार 8, तो आपके पास क्या आंसर आया 1 डिवाइड बाय 4, किसका एम ए बी का। तो क्या लिखेंगे एम ए बी इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 4। इसी तरह आप स्लोप ऑफ बी सी का भी आंसर निकालेंगे, तो स्लोप ऑफ बी सी इज इक्वल टू
मैं अगेन फार्मूला नहीं लिखूंगी, मैं डायरेक्ट इसको करूंगी। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास x1 जो है वो ये हो गया, x2 ये हो गया, x1 x2 y1 और y2। अब इसको देखते हुए हम सेम करेंगे क्योंकि हमने बी सी को आप फाइंड करना है। तो y2 हमारे पास क्या है, 5 - 3 और 10 - 6 आ जाएगा। 5 - 3 डिवाइडेड बाय 10 - 6, ये किसके इक्वल होगा, 5 - 3 इज इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाय 10 - 6 इज इक्वल टू 4। 2 1s are 2 2, 2s are 4। तो हमारे पास जो एम बी सी का आंसर आया है वो क्या है, 1 डिवाइडेड बाय 2। आगे आते हैं स्लोप ऑफ सी डी की तरफ। तो स्लोप ऑफ सी डी का क्या फॉर्मूला है, वही y2 - y1 वाला। तो हम उसी को यूज करते हुए यहाँ पे अपने आंसर को लाएंगे एम सी डी को। अच्छा, यहाँ पे क्या है, सी डी। अच्छा, ये देखें, ये सी और ये डी है, ये x1 हो गया, ये y1 हो गया, ये x2 हो गया और ये y2 हो गया। अब ये देखें, यहाँ पे हमारे पास y2 क्या है, 3 - 5, 3 यानी कि y2 - y1 इज इक्वल टू 3 - 5 डिवाइडेड बाय, इसी तरह यहाँ पे देखें 2 - 10, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 - 10। 3 - 5 इज इक्वल टू 2, ये आ गया -2, बड़ी रकम के साथ माइनस है ना, तो 2 - 10 इज इक्वल टू 2। तो ये हमारे पास क्या आ गया, बड़ी रकम के साथ कौन सा साइन है, माइनस का, सॉरी 8। 10 - 2 इज इक्वल टू 8। 2 1s are 2 2, 4s are 8, बट ये जो साइंस है ये आपस में कट गया, तो हमारे पास एम सी डी का आंसर आता है 1 डिवाइडेड बाय 4। एम सी डी इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 4। लास्ट हम लोग जो स्लोप फाइंड करेंगे वो किसकी होगी, ए डी की। तो हम लोग किसके लिए लिखेंगे, स्लोप ऑफ ए डी के लिए। अब इसी तरह हम लोग बनाएंगे, ये देखिए हमारे पास x1 और x2 बने हुए हैं, यानी कि हमारे पास ये x1 है, ए डी को बनाना है ना, x1, और ये हमारे पास आ गया x2। इसी तरह ये y2 और ये y1, तो ये क्या आएगा, 3 - 1, तो हम क्या लिखेंगे, 3 - 1 डिवाइडेड बाय, आगे क्या है, 2 - -2, क्या आएगा, 2 - -2, तो ये आएगा 3 - 1 इज इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाय 2 + 2 इज इक्वल टू 4। तो हमारे पास क्या आंसर आएगा, इज इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाय 4। 2 1s are 2, 2 2s are 4, आंसर क्या आया, 1 डिवाइडेड बाय 2। तो एम ए डी का आंसर क्या आता है, 1 डिवाइडेड बाय 2। एम ए डी इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 2। अच्छा, अब हमारे पास ये सारी स्लोप्स के आंसर आ चुका है। अब आप देखेंगे कि आपके पास दो स्लोप्स, जो दो सेगमेंट्स हैं, वो एक दूसरे के इक्वल आने चाहिए, यानी कि दो सेगमेंट्स दूसरे के इक्वल हैं, इसी तरह ये दो सेगमेंट्स इस दूसरों के इक्वल हैं। ये देखें, ये चारों देखें, अगर हमारे पास इसमें से दो दो सेगमेंट्स इक्वल हैं, इसी तरह हमारे पास एक पैरेललोग्राम बनती है जब उसके वर्टिसेस जो हैं पैरेललोग्राम के, वो क्या हों, सेम हों। तो हम लिखेंगे कि हमारे पास प्रूव हो चुका है कि ये हमारे पास एक पैरेललोग्राम बन गई है। तो यहाँ पे लिखेंगे कि एम ए बी इक्वल हो गई है किसके, एम सी डी के, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, एम सी डी। इसी तरह एम बी सी इक्वल हुई है किसके, एम ए डी के, तो एम बी सी इक्वल हुई है एम ए डी के। तो ये हमारे पास इसके आंसर आ चुके हैं, और इससे हम लिखेंगे कि हमारे पास ए बी सी एंड डी आर द वर्टिसेस ऑफ पैरेललोग्राम। चूंकि हमारे पास ये सारे सेम आए हैं, तो इसलिए हम क्या लिखेंगे कि ये वर्टिसेस हैं पैरेललोग्राम के। इस तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट होता है। मैं आपको एक दफ़ा इसका रिव्यू दिखा देती हूँ। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। इस क्वेश्चन नंबर 12 हमारे पास दिया गया है पी क्यू आर और एस, 4 पॉइंट्स दिए गए हैं और बताया गया है कि ये वर्टिसेस हैं किसके, पैरेललोग्राम के। हमने यहाँ पे वर्टिसेस ऑफ पैरेललोग्राम फाइंड की हैं और इसका सारा कंसेप्ट पढ़ा है। अब हमने आगे क्या करना है, यहाँ पे हमने फाइंड करना है किसको, पी एक्स वाई को, यानी कि जैसे हमारे पास
वहाँ पे सारी वैल्यूज दी गई थी। इस पैरेललोग्राम में अगर हम देखें तो हमारे पास ए की भी वैल्यू थी, बी की भी थी, सी की भी थी और डी की भी थी। अब इसके अगर पैरेललोग्राम हम बनाते हैं तो उसमें से हमारे पास एक मिसिंग है, यानी ए की वैल्यू हमारे पास नहीं लिखी हुई। तो इसके लिए हम क्या करेंगे वो हम आपको अब बताएंगे। तो ये है इसका कॉन्सेप्ट कि अगर आपके पास एक डायगोनल मिसिंग हो, इफ वन डायगोनल मिसिंग देन फाइंड द मिड पॉइंट ऑफ डायगोनल। फिर आपने क्या करना है, उस डायगोनल का मिड पॉइंट निकालना है। किस डायगोनल का, अब ये भी आपको बताएंगे। बिकॉज पैरेललोग्राम डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। अब डायगोनल्स कौन से होते हैं ये भी आपको बताते हैं। सबसे पहले हम बनाएंगे पैरेललोग्राम। तो स्टूडेंट्स ये आपके पास पैरेललोग्राम है जिसमें से पी, क्यू, आर और एस का नाम यहाँ पे इसको दिया गया है। अब हमने करना ये है कि इस पैरेललोग्राम में से हमारे पास मिसिंग क्या है, वो है पी, और उसको इन्होंने वैल्यू दी है एक्स और वाई की। अब डायगोनल्स क्या होते हैं, डायगोनल्स ऐसे होते हैं ये वाले, जैसे यहाँ पे डायगोनल है एस और क्यू का और आर और पी का। अब हम आर और पी को तो फाइंड कर नहीं सकते, तो मतलब ये कि जो डायगोनल है एस क्यू का हम वो फाइंड करेंगे। हमारे पास उन दोनों के नंबर्स हैं और उन दोनों का मिड पॉइंट हम लेंगे। क्योंकि अगर मैं डायगोनल लूँ पी और आर का तो फिर तो मेरे पास एक्स और वाई है, उसका क्या होगा। इसीलिए मुझे एस और क्यू यानी कि क्यू और एस का डायगोनल लेते हुए मिड पॉइंट लेना पड़ेगा। और चूंकि हमें एक लाइन पड़ी थी कि क्या होता है कि हर डायगोनल जो है वो ये यहाँ पे देखें, बिकॉज पैरेललोग्राम डायगोनल्स, हर पैरेललोग्राम के जो डायगोनल्स होते हैं वो एक दूसरे से बाइसेक्ट करते हैं और इसी वजह से हम उसका क्या लेते हैं, मिड पॉइंट लेते हैं। तो हम यहाँ पे लेंगे किसका मिड पॉइंट, एस और क्यू का या क्यू और एस का, ठीक है। तो मिड पॉइंट ऑफ डायगोनल, डायगोनल की बात हो रही है तो हम यहाँ पे मिड पॉइंट ऑफ डायगोनल क्यू एस लेंगे। तो क्यू एस के लिए आपको सबसे पहले इस मिड पॉइंट का फॉर्मूला पता होना चाहिए अगर आपने मिड पॉइंट ऑफ डायगोनल क्यू एस लेना है। तो ये हमारे पास मिड पॉइंट का फॉर्मूला है, m इज इक्वल टू x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2, y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2। और y1 और x1 वही हैं जो हमने पहले किए थे, बस यहाँ पे फॉर्मूला चेंज हो गया। तो अब इसको करते हैं, सॉल्व करते हैं। जो फॉर्मूला हमारे पास दिया गया था हम वो यहाँ पे लिखेंगे। ये हमारे पास आएगा m, किसका लेना है हमने, क्यू एस का, तो ये आएगा क्यू एस, एम क्यू एस इज इक्वल टू वही x1 प्लस x2 लगेगा हमारे पास, ये आएगा x1 की जगह हम क्या लिखेंगे q, इसी तरह प्लस x s, s है ना तो यहाँ पे लिखेंगे s डिवाइडेड बाई 2। आगे y है, y1 की जगह क्या लिखेंगे yq प्लस y s डिवाइडेड बाई 2। तो ये हमारे पास जो मिड पॉइंट का फार्मूला है वो आ चुका है। अब हमने इसके अंदर वैल्यूज की पुटिंग करनी है और वो हम कैसे करेंगे, ये हमारे पास Q का है, ये जो पॉइंट था वो है, ये हमारे पास Q का पॉइंट है और ये हमारे पास जो S का पॉइंट है वो है, वो ये है। अच्छा, अब Q में जो x1 है वो क्या है -2, ऐसा ही है, तो ये हमारे पास x1 आ गया यानी कि xq आ गया। इसी तरह अगर हम s के x की बात करें तो वो ये है xs, आगे है xq और ये आया yq, इसी तरह ys। अब ये चार हमारे पास इसकी पोजीशंस आ गई हैं, अब हमने इनको इसके अंदर पुट करना है। तो सबसे पहले xq किसके इक्वल है -2 के, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे -2 प्लस xs क्या है हमारे पास 10, तो ये हमारे पास क्या आ गया +10, ये हमारे पास 10 आ गया, डिवाइडेड बाई 2 जो था वही लिखा, आगे कॉमा डाला। yq किसके इक्वल है, yq इक्वल है 2 के, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे 2 प्लस ys किसके इक्वल है 1 के, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1। अब यहाँ पे आ गया 2 + 1 डिवाइडेड बाई 3। इसका मतलब है mqs किसके इक्वल होता है, प्लस माइनस माइनस 10 में से 2 निकाले, हमारे पास क्या आंसर आता है 8 डिवाइडेड बाई 2, 2 + 1 3 डिवाइडेड बाई 3, 3 डिवाइडेड बाई 2, सॉरी यहाँ पे 2 आता है ना, तो ये आ गया 2 1s are 2, 2 4s are 8। तो फाइनल जो mqs इक्वल होता है वो किसके होता है 4 और 3 डिवाइडेड बाई 2 के।
अब ये हमारे पास क्यू एस का आंसर आ चुका है। अब हमने क्यू एस तो निकाल दी, ये तो हमारे पास निकल है। अब हमने पी और आर को देखना है, जो डायगोनल है ना पी और आर का, इसको देखना है और इसको फाइंड करना है। तो सेम वही फॉर्मूला यूज करेंगे यहाँ पे भी, एम पी आर इज इक्वल टू, क्या फॉर्मूला होता है, एक्स पी प्लस एक्स आर डिवाइडेड बाई 2। इसी तरह कॉमा डाला, वाई पी प्लस वाई आर डिवाइडेड बाई 2। अब इसमें से एक्स पी कहाँ है, एक्स पी हमने देखना है किसका, यहाँ पे देखें, ये हमारे पास P है और ये हमारे पास क्या है, R है। तो P में एक्स पी जो है वो ये है और Y इसका ये है। इसी तरह R में भी हमारे पास ये X है और ये इसका Y है, यानी कि XR और YR। अब हमने ये जो यहाँ पे निकाली हैं ये सारी वैल्यूज यहाँ पे लिख लेनी है। सबसे पहले हमने देखना है XP और XR क्या है। तो XP हमारे पास क्या है, X है, और R हमारे पास क्या है, 1 है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, x प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। इसी तरह YP और YR को देखेंगे तो YP हमारे पास क्या है, y, और R हमारे पास क्या है, YR 4। तो ये हमारे पास आ गया y प्लस 4 डिवाइडेड बाई 2। अब ये हमारे पास MPR के इक्वल हो गया, ऐसा ही है। ये हमारे पास दो इसके आंसर आ चुके हैं। अब सेम वही चीज़ जो हमने एक दूसरे के इक्वल करनी है, यानी कि हमारे पास MQS इक्वल आएगा किसके, MPR के। MQS आएगा इक्वल MPR के। अब MQS में फर्स्ट वाला क्या है, हमारे पास 4 है ना। तो 4 को हम किसके इक्वल करेंगे, ये हमारे पास 4 है और इसका जो PR का फर्स्ट वाला है वो ये है। तो हम क्या लिखेंगे, 4 इज इक्वल टू x प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। इसी तरह लाइन लगाएंगे और इसका जो y वाली वैल्यू है वो क्या है, 3 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू, इसकी y वाली क्या वैल्यू है, y प्लस 4 डिवाइड बाई 2। अब हमने क्या करना है, सेम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करनी है और जो इधर उधर होती हैं वो सारा कुछ करना है। तो 2 इधर आएगा तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू एक्स प्लस 1। 4 2 जार 8 इज इक्वल टू एक्स प्लस 1। एक्स वाली टर्म इधर ही रहने दे, 8 माइनस 1 हो जाएगा, 8 में से 1 निकालेंगे 7 आ जाएगा, ऐसे ही है। इसी तरह इसकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगी तो ये होगा 3 2 जार 6 इज इक्वल टू 2y प्लस 4। 2y प्लस 4, 2 जार 8 इज इक्वल टू 6, 6 माइनस 8 इज इक्वल टू 2y। ये इधर प्लस और इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। 6 में से 8 निकालेंगे, माइनस 2 आ जाएगा। माइनस 2 इज इक्वल टू 2y माइनस 2 डिवाइडेड बाई 2, 2 1 जार 2, 2 1 जार 2। y का फाइनल आंसर हमारे पास क्या आता है, -1 आता है, ऐसे ही है। अब हम लिखेंगे क्या कि हमारे पास जो p में x और y की वैल्यूज आई थी वो क्या आई थी, p हमारे पास क्या है, x हमारे पास क्या आया था, 7 आया था। हमेशा पहले x की वैल्यू लिखते हैं फिर y की। तो 7 और -1 जो है वो हमारे पास आ गए हैं। हम इस तरह लिख सकते हैं कि कोऑर्डिनेटिंग ऑफ PR वो ये है हमारे पास, p 7 और -1। तो उम्मीद है आपको क्वेश्चन नंबर 12 की भी समझ आ चुकी होगी। मैं आपको इसका रिव्यू दिखा रही हूँ, आप यहाँ से देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 को करने की कोशिश करते हैं अब। तो इस क्वेश्चन नंबर 3 भी वैसा ही है, बस हमारे पास क्या आ गया, रोम्बस आ गया कि 3 वर्टिसेस हैं रोम्बस के, यानी वो ट्रायंगल की तरह ही होती है। एक A है, B है और C है, और आपने 4th वर्टेक्स को फाइंड करना है। अब वर्टेक्स कुछ भी नहीं है, जिस तरह हमारे पास कोने होते हैं ना, कोना, ये जैसे ये है, ये एक कोना है। तो इसका मतलब है कि इस 3rd वर्टेक्स को हमने फाइंड करना है, ठीक है, 4th वर्टेक्स को। अब 3 वर्टिसेस तो हमारे पास रोम्बस के दिए हुए हैं, एक ट्रायंगल की शेप काटने, वो हमें दिए हुए हैं, लेकिन जो चौथा वर्टेक्स है उसका वो हमने फाइंड करना है। फॉर एग्जांपल हम एक शेप बना लेते हैं, हमारे पास उसके 4 कोने हैं, ऐसे है, ऐसे, एक ये हो गया, एक ये और एक ये और एक ये। अब ये 4 कोने हैं, जिसमें से एक जो वर्टेक्स है वो हमारे पास नहीं है, उसको हमने फाइंड करना है। तो सेम अगर हमारे पास, मैंने आपको पहले भी बताया था, कोई भी डायगोनल आपके पास मिसिंग होगा तो आपने क्या करना है, आपने उसका मिड पॉइंट लेना है जो आपके पास है,
उनमें से किसी दो का। तो क्योंकि हर जो डायगोनल होता है वो बाइसेक्ट कर रहा है दूसरे से, तो इसलिए हम मिड पॉइंट का फॉर्मूला यूज़ करेंगे, यही वाला। तो हमारे पास 4 वर्टेक्स हैं A B C, और चौथा हमारे पास क्या होगा, जाहिर है D होगा। तो हम लोग इसको D को फाइंड करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम X A और C को ले लेते हैं, और फिर हम B और D का लेंगे जिसको हमने फाइंड करना है। क्योंकि हमारे पास A और C जो हैं वो वर्टेक्स बनते हैं, तो इसलिए हम लोग A और C को लेंगे। अब हमारे पास यहाँ पे क्या आएगा, M मिड पॉइंट ऑफ किसका, AC का, इज इक्वल होगा सेम वही XA प्लस XC डिवाइडेड बाई 2 और YA प्लस YC डिवाइडेड बाई 2। अब इसका हमारे पास क्या आएगा, MAC इज इक्वल टू XA हमारे पास क्या है, ये हमारे पास XA है 2, और हमारे पास जो XC है वो हमारे पास क्या है, -2। तो हम क्या लिखेंगे, 2 प्लस है तो प्लस माइनस -2 डिवाइडेड बाई 2। इसी तरह आगे आते हैं YA। अब A में जो Y है वो -1 है, और C में जो Y है वो क्या है, 3 है। तो हम क्या लिखेंगे, -1 प्लस 3 डिवाइडेड बाई 2, सॉरी। अब इसका आंसर क्या आता है, 2 - 2 इज इक्वल टू 0 डिवाइडेड बाई 2। तो आंसर क्या आएगा, 0। प्लस माइनस -3 में से 1 निकाले, क्या आंसर आता है, 2। 2 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 1। तो हमारे पास जो MAC है वो किसके इक्वल आया है, MAC इज इक्वल टू 0 1। मैं यहाँ पे लिख भी देती हूँ, MAC इज इक्वल टू 0 और 1। ये आ चुका है। अब आते हैं हम नेक्स्ट अपने डायगोनल की तरफ, और वो क्या है हमारे पास, वो है हमारे पास A और C निकल आया था, B और D हमने फाइंड करना था। यहाँ पे क्या लिखेंगे, B और D इज इक्वल टू XB प्लस XD डिवाइडेड बाई 2 और YB प्लस YD डिवाइडेड बाई 2। तो ये हमारे पास आ चुका है। अब XB जो है वो किसके इक्वल है, हमने ये देखना है। XB किसके इक्वल है, B और X 3 के इक्वल है, 3 प्लस ये X हमारे पास नहीं है, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे XD डिवाइडेड बाई 2, और YB किसके इक्वल है, यहाँ पे देख सकते हैं 4। तो ये हमारे पास आ गया 4 प्लस YD को हमने फाइंड करना है, तो ये हमारे पास ऐसे का ऐसे ही रहेगा। अब हमने क्या करना है, सेम वैसे ही करना है, MAC को इक्वल करना है किसके, MBD के, और इनकी जो वैल्यूज़ हैं वो यहाँ पे लिखनी है और लाइन लगा के इनके आंसर निकालने हैं। तो ये हमारे पास लाइन लगेगी। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, पहले वाले को X वाले को X के इक्वल करेंगे। X का आंसर क्या आया था, 0। तो हम क्या लिख लेंगे, 0 इज इक्वल टू 3 प्लस XD डिवाइडेड बाई 2। इसी तरह इसका आंसर Y में क्या है, ये X है ना, ये Y है, तो ये क्या है 1। तो हम क्या लिखेंगे, 1 इज इक्वल टू, इसमें Y क्या है 4 प्लस YD डिवाइडेड बाई 2। अब 2 इधर आके मल्टीप्लाई होगा, 2 1 ज़ा 2 इज इक्वल टू 4 प्लस YD, और 0 2 ज़ा 0 इज इक्वल टू 3 प्लस XD इधर ही रहेगा, और जो हमारे पास 3 है उधर जाके क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा। तो XD किसके इक्वल हुआ, यानी कि XD का जो आंसर है वो हमारे पास क्या आया, XD इज इक्वल टू -3। इसी तरह ये 4 इधर आया तो ये 2 - 4 हो गया, इज इक्वल टू YD इज इक्वल टू 2 में से 4 निकाले 2 आया, और बड़ी रकम के साथ माइनस है तो ये 2 आया। अब हमारे पास 2 आंसर आ चुके हैं, XD का भी और YD का भी। तो हम कह सकते हैं कि जो फोर्थ वर्टेक्स है, यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ, फोर्थ वर्टेक्स D क्या है, X क्या है इसका -3 है, और Y इसका क्या है -2। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ चुका है। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 14, अपने लास्ट क्वेश्चन को। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 14 में हमारे पास दिया गया है ए 5 0, यानी कि अब इसके नाम नहीं दिए गए, सिर्फ आपको पॉइंट्स दिए गए हैं। 5 0 0 5 एंड 8 8 आर वर्टिसेस ऑफ अ ट्रायंगल। तीनों किसके वर्टिसेस हैं, ट्रायंगल के। आपको पता है ट्रायंगल की शेप की होती है, ये होती है। अब इसमें से 3 साइड्स हैं, हम लोग लेट कर लेते हैं कि A B C है। पहला क्या है हमारे पास, A दिया गया है,
दूसरा हमारे पास बी दिया गया और तीसरा हमारे पास सी दिया गया। हम लेट कर लेते हैं और उससे हमने फाइंड करने हैं स्लोप ऑफ साइड्स, यानी कि इनकी जो साइड्स हैं उनकी स्लोप, मीडियंस की, मिड वाले की स्लोप, एल्टीट्यूड्स की, जो इनके एल्टीट्यूड हैं यानी कि ये इनके भी हमने स्लोप्स को फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम फाइंड करेंगे स्लोप ऑफ साइड्स को। तो इसकी जो साइड्स हैं वो कितनी है, 3 साइड्स हैं। तो तीनों साइड्स को हमने फाइंड करना है। सबसे पहले हम फाइंड करेंगे एम ए बी को, फिर फाइंड करेंगे एम बी सी को और फिर फाइंड करेंगे एम ए सी को। अब एम ए बी को फाइंड करने का क्या फार्मूला होगा, यानी कि y2 माइनस y1। तो हमारे पास ये मिड पॉइंट नहीं है, अच्छा ये स्लोप्स हैं, स्लोप के लिए छोटा m यूज होता है। अच्छा तो ये एम ए बी ये क्या है, y2 माइनस 1, यानी कि y2 y b माइनस ya, इसी तरह डिवाइडेड बाय एक्स बी माइनस एक्स ए। आगे आते हैं, इसका क्या होगा, वाई बी माइनस वाई सी डिवाइडेड बाय एक्स बी माइनस एक्स सी। इसी तरह अगर ए सी को देखें तो वाई सी माइनस वाई ए डिवाइडेड बाय एक्स बी माइनस एक्स ए। तो ये 3 चीज़ें हैं जिनको हमने फाइंड करना है। तो वाई बी हम इसको देखेंगे, अब हमें पता लग गया है कि बी क्या होता है, ए क्या होता है, वाई कौन सा। तो ये हमारे पास ए बी है, मैं आपको एक का बता देती हूँ, साथ साथ मैं आपको करके दिखाती जाऊँगी। तो ए बी है, ये ए बी है, इसमें से वाई कौन सा है, एक 0 है और एक 5 है। तो वाई बी कौन सा है, 5, और जो वाई ए है वो क्या है, 0। तो मैं क्या लिखूँगी, 5 माइनस 0, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 5 माइनस 0 इज इक्वल टू 0। तो ये आ गया 5 माइनस 0 डिवाइडेड बाई, इसी तरह एक्स बी है, तो ये एक्स बी क्या है हमारे पास, ये 0 माइनस 5, तो ये आ जाएगा 0 माइनस 5। 5 डिवाइडेड बाय माइनस 5 इज इक्वल टू माइनस 1। 5 1 जार 5 और 5 1 जार 5। इसी तरह बी सी को निकालेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 8 माइनस 5 डिवाइडेड बाय 8 माइनस 0, तो क्या आंसर आएगा, 3 डिवाइडेड बाय 8। इसी तरह आगे आते हैं, ये हमारे पास क्या आएगा, 8 माइनस 0 डिवाइडेड बाय 8 माइनस 5, तो क्या आंसर आएगा, 8 डिवाइडेड बाय 3। अब हमारे पास स्लोप ऑफ साइड्स क्या आई हैं, -1, 3 डिवाइड बाय 8 और 8 डिवाइडेड बाय 3। अब हम किसको फाइंड करेंगे, स्लोप ऑफ मीडियंस को। इसमें हमारे पास क्या है, हमने मिड पॉइंट्स के थ्रू इनके मीडियंस को फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे कि हमने क्या फाइंड करना है, मिड पॉइंट ऑफ ए बी, पहले मिड पॉइंट ऑफ ए बी करेंगे फाइंड, और फिर मिड पॉइंट ऑफ बी सी को फाइंड करेंगे। अब जब हम ये कर लेंगे, इसके साथ एक और स्टेप भी है, पहले हम लोग ए बी को फाइंड करेंगे, तो हमारे पास क्या आंसर आएगा, मिड पॉइंट ऑफ ए बी इज इक्वल टू x1 प्लस x2, वही फॉर्मूला यूज करना है। ए बी में ए एक्स 1 है, ये देखें ये हमारे पास 5 है, तो हम लिखेंगे 5 प्लस 8 डिवाइडेड बाई 2 और 0 प्लस 8 डिवाइडेड बाई 2। आपने देखने जाना है x1 और x2 को, y1 और y2 को। तो आपके पास इसका आंसर क्या आता है, 13 डिवाइडेड बाई 2 और 4। कैसे 4 आया, 2 1 जार 2 2, 4 जार 8। अच्छा अब ये आया। अब इसके साथ जो एक और पॉइंट मैंने आपको बताया वो करना है, वो ये है कि स्लोप ऑफ, आपने स्लोप फाइंड करनी है ना, तो स्लोप ऑफ मीडियन फ्रॉम, किससे हमने फाइंड करनी है, बी से। तो फ्रॉम बी टू, बी से हमने किसकी जो फाइंड करनी है वो हमारे पास क्या है, स्लोप ऑफ मीडियन बी फ्रॉम बी, मीडियन फ्रॉम बी टू ए और सी। अब ए और सी क्यों लिखा, कि बी से हट के और क्या क्या रह जाता है मेरे पास, ए और सी रह जाता है। तो इसका जो फॉर्मूला है वो ये है, एम बी एम, और इसी के नीचे छोटा सा आपने क्या लिखना है, ए और सी। अब इसको इक्वल करना है, बी एम से मुराद है कि बी का आपने मिड पॉइंट लेना है किससे, ए सी से, और इसका मिड पॉइंट लेते हुए आपने करना है। अब हमारे पास जो इसका फॉर्मूला आएगा वो ये आएगा, वाई एम मिड पॉइंट ऑफ ए सी माइनस वाई बी। इसी तरह इसको डिवाइड करना है किससे, एक्स एम ए सी माइनस एक्स बी इज इक्वल करेंगे। अब हमारे पास ये जो एक्स एम ए सी है ये है क्या,
ये है वो जब हमने मिड पॉइंट निकालते हुए आंसर निकाला था, और वो है ये और ये वाला 13/2 वाला। अब जब वाई बी है तो इसका मतलब है कि पहले बी वाई वाला लिखेंगे, तो ये होगा 4 माइनस, ये ए सी की बात हो रही है ना, जब बी की बात हो रही होगी तो आपने बी लिखना है। अब हमारे पास वाई बी किसके इक्वल है, एक दफ़ा फिर समझा देती हूँ कि एम ए सी के आपने उस जगह पे वो डिजिट लिखना है जो y का है, यानी कि इस जो हमारे पास मिड पॉइंट निकला था ना ए बी का, उसमें जो y की वैल्यू थी वो आपने यहाँ पे लिखनी है। इसी तरह डिवाइडेड बाय, ये आपको मैं समझाती हूँ। इसी तरह एक्स एम ए सी है ना, तो आपने इसके लिए x वाली वैल्यू लिखनी है जब आपने मिड पॉइंट ऑफ ए बी निकाला था, और वो क्या था 13/2। अब वाई बी क्या है हमारे पास, यहाँ पे देखें वाई बी, वाई क्या है हमारे पास 5, ये हमने लिखा। इसी तरह माइनस एक्स बी क्या है हमारे पास, बी का एक्स क्या है 0, तो ये हमारे पास 0 आ गया। अब इसका जो फाइनल आंसर आता है वो क्या है, 4 - 5 = -1, तो ये आएगा -1 डिवाइडेड बाय 13/2। अब इसका जब हम रेसिप्रोकल लेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, -2/13। तो ये इसका आंसर आ चुका है किसका, एक मीडियन का। अब दूसरे मीडियन को निकालते हैं बी सी को। तो अब हमने इसको देखते हुए इसको फाइंड करना है, मिड पॉइंट बी सी को फाइंड करते हैं। तो देखते हैं हमारे पास क्या आंसर आता है। तो ये आ गया 0 + 8 डिवाइडेड बाय 2, 5 + 8 डिवाइडेड बाय 2, और हमारे पास मिड पॉइंट क्या आता है 4 और 13/2। सेम वही हमने लिखा है एक्स बी प्लस एक्स सी डिवाइडेड बाई 2 और वाई बी प्लस वाई सी। आपको उम्मीद है आप समझ आ गए होंगे हमने कैसे देखने होते हैं सारे। तो ये हमारे मिड पॉइंट आ चुके हैं। अब हमने स्लोप ऑफ मीडियन फ्रॉम ए निकालना है, क्योंकि इसमें ए नहीं है, इसमें क्या नहीं था, इसमें बी नहीं था, तो हमने क्या लिखा, बी लिखा। अब हमने ए टू एम बी सी निकालना है, तो हम निकालेंगे। इसको कैसे करते हैं, ये हमारे पास आएगा एम ए एम और इसके नीचे क्या लिखेंगे बी सी, ए एम यानी कि ए एम और बी सी, ये हमारे पास आ गया। अब इसका फॉर्मूला क्या हम लिखेंगे, वाई एम बी माइनस वाई ए डिवाइडेड बाय वाई एक्स एम बी सी माइनस एक्स एम बी सी आता है यहाँ पे, और एक्स यहाँ पे क्या आएगा ए इज इक्वल टू। अब हमने सेम इसी तरह यहाँ पे हमारे पास एम बी सी क्या आया था, वाई का 13/2, तो हम लिखेंगे 13/2। इस तरह डिवाइडेड बाय एक्स का क्या आया था 4, तो ये 4 आ गया, माइनस एक्स वाई ए हमारे पास क्या था 0 और एक्स हमारे पास क्या था 5। तो इसका जो हमारे पास फाइनल आंसर है एम और बी सी का, वो क्या बनेगा -13/2। जैसे इसका -2/13 आया था, तो इसका क्या है -13/2। तो हमारे पास जो मीडियंस बने हैं, स्लोप ऑफ मीडियंस, वो क्या क्या आए हैं, एक हमारे पास बना है -13/2 और -2/13। अब हमारा लास्ट मीडियन इसका रह गया, और वो क्या है, आपने जो आप ए बी और बी सी ले लिया ना, ए सी आपका रह गया, आपने वो निकालना है। तो यहाँ पे हम लेंगे मिड पॉइंट ऑफ ए सी। तो हमारे पास क्या आएगा, मिड पॉइंट ऑफ ए सी इज इक्वल टू 5 + 0 डिवाइडेड बाय 2 और 0 + 5 डिवाइडेड बाय 2। तो आपके पास आंसर क्या आएगा 5/2 और 5/2। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ चुका है मिड पॉइंट का। सेम अब हमने क्या करना है, स्लोप निकालनी है इसकी। तो स्लोप ऑफ मीडियन फ्रॉम C to MAB। अब हम इसका आंसर निकालेंगे, और हमारे पास आंसर क्या आएगा, MCMAB इज इक्वल टू YMAB माइनस YC डिवाइडेड बाय XMAB माइनस XC। तो ये आता है 5/2 -8 डिवाइडेड बाय 5/2 -8। हमारे पास क्या आंसर आएगा -11/2 और -11/2। तो आंसर क्या आया, दोनों कैंसिल हो गए, ये आंसर क्या आ गया 1।
तो स्लोप ऑफ मीडियन हमारे पास एक 1 आया, एक -13 डिवाइड बाई 2 आया और एक -2 डिवाइडेड बाई 3 आया, -2 डिवाइडेड बाई 13 आया। अब स्लोप ऑफ एल्टीट्यूड्स रह गए तो वो भी निकालेंगे। स्लोप ऑफ एल्टीट्यूड्स में सबसे पहले आपने स्लोप ऑफ एल्टीट्यूड निकालनी है ए की बी सी से, फिर बी की ए सी से, फिर सी की बी और ए से। तो वही फार्मूला आएगा -1 डिवाइडेड बाय एम वाला। तो हम लोग -1 डिवाइडेड बाय एम करेंगे। एम ए को बाइसेक्ट करेंगे किसके साथ, बी सी के साथ। ए बाइसेक्ट कर रहा है किसके साथ, बी सी के साथ। तो हम यहाँ पे लिखेंगे एम ए बाइसेक्ट कर रहा है किसके साथ, बी सी के साथ, और वो इक्वल आएगा -1 डिवाइड बाय एम के। तो माइनस एम हमने निकाला था, वो क्या था 3 डिवाइडेड बाय 8। इसी तरह एम बी को हम निकालेंगे किसके साथ के एम बी बाइसेक्ट कर रहा है किसको, ए सी को। तो हम क्या लिखेंगे -3 डिवाइडेड बाई 8 हमारा आंसर है। अब जब इन दोनों का आंसर आ चुका है तो इसको हम लिख सकते हैं -8 डिवाइडेड बाई 3। अब हम कह सकते हैं कि अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आंसर क्या आता है, 1 आता है। तो हम लिखेंगे कि एम सी है वो बाइसेक्ट कर रहा है बी ए को, और ये इसका आंसर आ गया 1। तो इसका मतलब है हमारे पास स्लोप ऑफ एल्टीट्यूड्स 3 आई हैं, 1 -3 डिवाइडेड बाई 8 और -8 डिवाइडेड बाई 3। स्टूडेंट्स उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, क्योंकि आज की वीडियो में हमने काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीखे हैं और उम्मीद है आपको सारे क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। कोई भी क्वेश्चन ना समझ आए तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ सकते हैं। तो स्टूडेंट्स आपसे जाते जाते एक रिक्वेस्ट करती जाऊँ कि अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगा करें तो लाइक ज़रूर किया करें, और इसी तरह हमारे चैनल को आगे ग्रो करवाएं ताकि हम आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियोस बनाकर लाते रहा करें। तो आज के लिए बस इतना ही, अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।